आए अब एरर से संबंधित दूसरे पार्ट की ओर चलें। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने का, जानने का आसान तरीका सीखा। दूसरा पार्ट हमारा है ये D&D पार्ट फर्स्ट। इसके अंतर्गत जिन बातों की चर्चा मैं करूंगा उसके पहले इसके बारे में आपको परिचित करवा दूं। D&D जैसा आप सभी ने मोबाइल में भी देखा होगा, बहुत सारे मैसेज अनावश्यक आपके पास पहुंचते हैं, तो मोबाइल में भी आप यूज़ करते हैं D&D, डू नॉट डिस्टर्ब। तो ये सेक्शन का उद्देश्य भी वही है। यदि इस D&D के अंतर्गत बताया गया स्ट्रक्चर आपको एक वाक्य में चाहे जितने भी स्थान पर देखने को मिले, उन्हें आप D&D की श्रेणी में, उन्हें आप D&D के क्लास में रखेंगे और उन स्ट्रक्चर्स में किसी भी प्रकार की कोई गलती निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो एक हिसाब से ये D&D पार्ट 1 और इसी की आगे की कड़ी D&D पार्ट 2 एक थंब रूल का काम खास करके उनके लिए करेगी जिनकी अंग्रेजी पर पकड़ कमजोर है, जिनकी ग्रामर पर पकड़ अब तक नहीं हो पाई है, या आप 400, 500, 200 जितने भी रूल्स लिखाए गए उन्हें आप याद नहीं रख पाते, क्योंकि मेरे विचार से उतने रूल्स की आवश्यकता भी नहीं है। आप अनावश्यक आप पेज और कॉपियां भरते हैं। तो इस D&D में मैं जिन जिन बातों की चर्चा करूंगा उनका आप नोट बना लें और फिर मैं आगे क्वेश्चन पर इसे अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, इसके एप्लीकेशन पार्ट को भी सिखाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करें D&D फर्स्ट में। इसके अंतर्गत फिर दोबारा रिमाइंड करा दूं कि कुछ खास स्ट्रक्चर्स रखूंगा और ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो ग्रामेटिकली 100% करेक्ट होगा और इस स्ट्रक्चर में आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं निकालनी है। यदि हम और आप 3 सेगमेंट्स को ही दिमाग में रख लें, एक काउंटिंग के, दूसरे D&D पार्ट 1 पार्ट 2 को, तो उम्मीद रहेगी कि आप बहुत सारे प्रश्नों के हल बड़ी आसानी से बिना रूल और रेगुलेशन के भी कर सकते हैं। तो आए सबसे फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं, 2 नाउन को एक स्थान पर किन किन स्थितियों में, किन किन स्ट्रक्चर्स में रखा जाए तो हम और आप इसे करेक्ट मानते हुए चलेंगे। तो ये हमारी हेडिंग्स है, नाउन प्लस नाउन, अर्थात किसी वाक्य में यदि 2 नाउन इसके नीचे दिए गए स्ट्रक्चर में उपलब्ध हों, मौजूद हों या दिखते हों, तो ऐसे स्ट्रक्चर को करेक्ट करते हुए चलना है, सही मानते हुए आगे बढ़ना है। ये ध्यान में रखें कि ये मैं जो स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ ये है तो 100% कारगर, सही और सवाल बनाने के लिए भी बड़ा उपयुक्त। इसे बिना किसी इफ और बट के आप ध्यान में रखें। तो स्ट्रक्चर नंबर ए ले रहा हूं, यदि 2 नाउन एक स्थान पर आपको रखना है, मैंने n+n लिखा है शॉर्ट में नाउन के लिए, तो सबसे पहली चिंता आपको लेफ्ट साइड के नाउन की कर लेनी है, राइट साइड के नाउन की नहीं। बस रिकॉग्नाइज कर लें, आइडेंटिफाई कर लें कि ये दोनों नाउन्स ही हैं। और यदि पहले वाला नाउन किसी सजीव का सूचक हो तो रूल निकल कर आएगा ऐसा कि यदि 2 नाउन रखना हो और पहला नाउन में अपोस्ट्रोफेस हो और फिर दूसरा नाउन भी रखा गया हो, तो यह स्ट्रक्चर को आप हमेशा करेक्ट मान लें। इसे उल्टा भी आप सीख सकते हैं कि अपोस्ट्रोफ एस के बाद रखा गया टर्म नाउन ही होगा, अर्थात जहां भी अपोस्ट्रोफ एस लगा हो और इसके बाद नाउन रखा गया हो
तो इन दोनों स्ट्रक्चर में आप कोई गलती निकालने की कोशिश न करेंगे। हाँ, यदि नहीं रखा गया हो तो पार्ट फर्स्ट रॉन्ग मान लिया जाएगा, अर्थात दो नाउन एक स्थान पर हों और पहला नाउन सजीव का सूचक भी हो और पहले नाउन में कोई अपोस्ट्रोफिस नहीं लगाया गया हो, तो यह स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा और गलती के तौर पर फर्स्ट नाउन को लिया जाएगा। इसी को बढ़ा दें कि यदि नाउन सजीव है तो आप अपोस्ट्रोफिस लगा लें और इसके बाद आप एडजेक्टिव और नाउन दोनों को भी रख सकते हैं, अर्थात इसे ऐसे मान लें कि इस नाउन को अपोस्ट्रोफिस को अलग कर दिया और फिर गिन करके देखा और गिनती में यदि दो शब्द हैं तो हमने सीखा कि फर्स्ट को एडजेक्टिव मानना है, सेकंड को नाउन मानना है, अर्थात ऐसा स्ट्रक्चर भी किसी भी स्थान पर रखा गया तो इतने दूर के स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और यदि इन स्ट्रक्चर का उल्लंघन हुआ तो नियम गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वह पार्ट आए पार्ट नंबर बी ले ले। पहले में सीखा कि बाईं ओर का नाउन सजीव हो तब तो अपोस्ट्रोफिस लगा देना है। अब दूसरे सेक्शन में बता रहा हूं, मान लिया जाए कि दो नाउन एक स्थान पर है और फर्स्ट नाउन सजीव का सूचक नहीं है, कोई निर्जीव है, तो ऐसे नाउन को आपने देखा होगा अक्सर रखने का तरीका कि तरीका नंबर 1 है कि राइट साइड के नाउन को लेफ्ट साइड में लाया जाए, लेफ्ट साइड के नाउन को राइट साइड में लाया जाए और बीच में प्रीपोजिशन को रखा जाए। अर्थात दो नाउन हमारे पास है, एक नाउन को LHS में रखा, एक नाउन को RHS में रखा और यदि LHS का नाउन निर्जीव हो, सजीव नहीं हो, तो दो नाउन एक साथ रखना तो गलत होगा, लेकिन इसे सही करने का तरीका होगा कि RHS के नाउन को LHS पर लाना और LHS के नाउन को RHS पर लाना और बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। लेकिन हमें जो बात सीखनी है वो ये है कि दो नाउन के बीच यदि प्रीपोजिशन रखा गया तो हमें और आपको इस स्ट्रक्चर को सही मानना है। अर्थात जब भी दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो तो कोशिश करेंगे कि इतने दूर तक के स्ट्रक्चर में कोई मिस्टेक न निकाले। इस पर दो स्ट्रक्चर हमने रखा, नाउन के बाद नाउन रखने का तरीका, इसी के बारे में और भी बताते चले विस्तार से। तो मैं कुछ पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसी को डिलीट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, इस पार्ट को नंबर C ले रहा हूँ। आप चाहें तो किसी दो नाउन को एंड से भी जोड़कर रख सकते हैं, अर्थात कोई दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो तो यह स्ट्रक्चर भी सही होगा। हाँ, इसमें गलती की जो संभावना होगी वो आर्टिकल से संबंधित हो सकती है कि दो नाउन एंड से जोड़ा गया, किसी एक नाउन के साथ आर्टिकल लगा दिया जाए और दोनों नाउन अलग अलग का बोध कराने वाला हो, तब तो गलत हो जाएगी। लेकिन अभी संक्षेप में ये बताने जा रहा हूँ कि आप दो नाउन एंड से भी हो जुड़ा हुआ तो ये भी चलेगा, या दो नाउन अगर और से भी जुड़ा हुआ हो तो ये भी स्ट्रक्चर सही माना जाएगा। हाँ, ऐसी स्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल के नियमों को ध्यान में रख लें। तो एक हमने नाउन के बाद नाउन को रखने का एक मोटा मोटी कुल मिलाकर संक्षेप में एक तरीका रखा, और यदि ऐसे तरीके से सेंटेंस में दो नाउन्स रखे गए हों तो इन नाउन वाले सेक्शन में और इन स्ट्रक्चर में मूलतः कोई गलती आप न निकालें। आ जाएं अब D&D नंबर दूसरा। आप नोट भी करते रहेंगे और ध्यान से सुनते भी रहेंगे। D&D नंबर दूसरा, मान लिया जाए कि किसी नाउन के बाद आपको मेन वर्ब रखना है, या फिर एग्जामिनर
एक सेंटेंस में या कॉमन एरर के प्रश्न में नाउन के बाद मेन वर्ब किन किन पॉसिबल तरीका से रख सकता है, उसकी चर्चा मैं इस स्ट्रक्चर के द्वारा कर रहा हूं। तो स्ट्रक्चर नंबर ए है, पहला है कि जब भी हमारे पास नाउन हो या लेफ्ट साइड में हमने नाउन रखा तो नाउन के तुरंत बगल में भी आप मेन वर्ब रख सकते हैं और तब मेन वर्ब के फॉर्म को आपको जांच लेना होगा कि यह मेन वर्ब पहला भी पॉसिबल है, यह मेन वर्ब दूसरा भी पॉसिबल है, यह मेन वर्ब पांचवा भी पॉसिबल है। हाँ, पहला कब पॉसिबल है? जब नाउन प्लुरल हो। पांचवा कब पॉसिबल है? जब नाउन सिंगुलर हो। किंतु दूसरा कब पॉसिबल है? जब नाउन सिंगुलर और प्लुरल कोई भी हो। तो संक्षेप में इससे एक निष्कर्ष आप निकालेंगे कि यदि किसी नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म सेंटेंस में रखा गया है तो पूरी संभावना होगी कि यह स्ट्रक्चर करेक्ट हो, सही हो। हाँ, संभावना हमने कहा 1% ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टेंस जहां प्रेजेंट होना चाहिए वो पास्ट दे करके लिखा गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन का सर्वे करेंगे, क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, कई क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चंस को आप बनाएंगे तो देखेंगे कि नाउन के बाद जहां भी मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म या नाउन के हिसाब से V1 या नाउन के हिसाब से V5 रखा गया है तो इस स्ट्रक्चर में गलती की संभावना नगण्य मिलेगी या न के बराबर मिलेगी। और आशा यही है कि यदि 1000 प्रश्न में भी इसकी जांच की जाए तो चांस होगी कि 990 प्रश्न कम से कम नाउन प्लस V2 सही हो। एक तरीका देखा कि नाउन के बगल में यदि वर्ब को रखना हो तो बीच में बिना कोई घुसपैठ का भी आप रख सकते हैं, किंतु नाउन के हिसाब से वर्ब रखने के लिए अगर प्लुरल तो पहला और दूसरा आप रख सकते हैं और अगर सिंगुलर तो दूसरा और पांचवा आप रख सकते हैं। एक तरीका सीखा, एक स्ट्रक्चर सीखा और इस स्ट्रक्चर को रट लें, दिमाग में रख लें कि अगर सेंटेंस में नाउन के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म मिलेगा तो इसे यस का चिन्ह लगाते चलेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये डू नॉट डिस्टर्ब की श्रेणी में रहेगा। नंबर दूसरा, नाउन के बाद मेन वर्ब रखने का दूसरा तरीका या एग्जाम में स्ट्रक्चर में या सेंटेंस में देने का दूसरा तरीका होगा ये नाउन इस जगह कोई ऑक्सिलियरी वर्ब रख दे या फिर इस जगह कोई मॉडल वर्ब रख दे। अब नाउन के अनुसार ऑक्सिलियरी वर्ब तो रखना ही होगा, किंतु अब ऑक्सिलियरी वर्ब के अनुसार भी मेन वर्ब रखना होगा। ऐसा भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नाउन के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद जब वर्ब रखेंगे तो यह वर्ब या तो तीसरा फॉर्म में पॉसिबल होगा और या यह वर्ब चौथा फॉर्म में पॉसिबल होगा। पहला, दूसरा और पांचवा फॉर्म गलत होगा, क्योंकि किसी भी ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सेकंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पांचवा फॉर्म में नहीं होना चाहिए। हाँ, तीसरा फॉर्म जब हम आप लिखेंगे तो यह स्ट्रक्चर पैसिव होगा और चौथा फॉर्म जब हम आप लिखेंगे तो यह स्ट्रक्चर एक्टिव होगा। किंतु अब आप ये ध्यान में रखना हो सकता है पड़ जाए कि यह स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको एक्टिव की आवश्यकता है या स्ट्रक्चर पैसिव की आवश्यकता है। अभी तरीका पर ये ले रहा हूँ कि नाउन के बाद वर्ब रखने का एक तरीका ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा या चौथा। हाँ, जब ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाए, पहला स्ट्रक्चर मिल जाए कोई जांच मत करें, लेकिन ये दूसरा स्ट्रक्चर मिल जाए तो एक बार ये जरूर जांच लें कि स्ट्रक्चर आपसे पैसिव की आवश्यकता है आपको या स्ट्रक्चर आपको एक्टिव की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स की संभावना होती है। जहां एक्टिव स्ट्रक्चर चाहिए वहां कई बार एग्जामिनर पैसिव रख देता है और जहां पैसिव चाहिए वहां एक्टिव रखता है। तो बी स्ट्रक्चर के बाद सी स्ट्रक्चर पर आ जाए। नाउन के बाद वर्ब रखना हो तो आप टू लगाएं इन्फिनेटिव के रूप में
और टू के बाद वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म रख सकते हैं। अर्थात इसे ऐसे बोले कि मोर ऑफन देन नॉट, अक्सर आप ये पाएंगे कि नाउन के बाद टू रखा गया हो तो टू के बाद जो टर्म होगा वो 99% चांस होगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होने का। किंतु इसके साथ साथ आप में से कोई ये उंगली न उठाए, इसके साथ यह भी बता देना चाहता हूं कि आप किसी दो नाउन को भी टू से जोड़ सकते हैं। जैसे हमने कहा दिल्ली टू मुंबई, तो दिल्ली भी नाउन, टू लगाकर मुंबई भी नाउन रखा। किंतु जब सेंटेंस में स्ट्रक्चर हमें डी एंड डी के अंतर्गत लाना है और बड़ा तेजी से एरर को अटेम्प्ट लेना है और बड़ा तेजी से ग्रामर के नियमों को अप्लाई करना और उसमें भी बड़ी कम नियमों को, तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी होगी कि यदि नाउन के बाद टू और टू के बाद भी1 है तो आप इस स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन न करें। नाउन से लेकर भी1 तक के स्ट्रक्चर को करेक्ट मानते हुए आगे की प्रक्रिया में आप लगे। नंबर डी, नाउन के बाद आप यदि कोई प्रीपोजिशन रखेंगे तो प्रीपोजिशन के बाद जब मेन वर्ब रखना होगा तो ये मेन वर्ब हमेशा चौथा फॉर्म में रखेंगे। अर्थात नाउन के बाद मेन वर्ब प्रीपोजिशन का घुसपैठ करके भी रख सकते हैं और नाउन के बाद मेन वर्ब टू का घुसपैठ करके भी रख सकते हैं। नाउन के बाद मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब का घुसपैठ करके भी रख सकते हैं और नाउन के बाद मेन वर्ब बिना किसी घुसपैठ के भी रख सकते हैं। किंतु बिना घुसपैठ का रखेंगे तो आपको तीसरा नहीं रखना होगा, आपको चौथा नहीं रखना होगा, आपको रखना पड़ेगा पहला, दूसरा और पांचवा। तो ये डी का ये दूसरा स्ट्रक्चर था कि एक सेंटेंस में नाउन के बाद मेन वर्ब को किन किन फॉर्मेट में रखा हुआ मिलेगा तो हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों ध्यान रखें कि मैं जिस रूल की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं, प्रारंभ में थोड़ी असहज आप महसूस करेंगे, लेकिन जब इस रूल की प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगी और आपको लगेगा कि अब बहुत ग्रामर के रूल्स को आप इन कम नियमों से रिप्लेस कर सकते हैं और दावा ठोक सकते हैं कि इतना दूर तक के पार्ट में मिस्टेक नहीं लेना है। और इसी ये डी बताने के बाद मैं ये बताऊंगा कि एरर अटेम्प्ट कैसे लें। और यह भी ध्यान में रखें कि आपकी अंग्रेजी तभी अच्छी मानी जाएगी जब एरर के बड़े बड़े प्रश्नों को 3 लाइन 4 लाइन 2 लाइन कितने भी बड़े प्रश्न हो उसको आप 2-3 सेकंड के अंदर बनाते हैं या मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर फैसला ले लेते हैं यस और नो का। और यदि आप नहीं ले पाते तो ये तय मान लें कि आपकी सेकंड जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप एरर के गलती होने की आपसे संभावना भी बढ़ते जाएगी और ये एक ही बात को बताएगा कि आपका जो फंडा है वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में कोई कैलकुलेशन है नहीं। यदि आए तो आप तेजी से आंसर ले लें और यदि नहीं आए तो आप दिन भर भी बैठे रहें, कोई इसका फायदा नहीं होगा। आए डी सेगमेंट अगला, मैं इसी में आपने नोट किया होगा कोई डी का पार्ट 2 के अंतर्गत लेता हूं। अगला सेगमेंट हमने अब तक संक्षेप में कौन कौन चीज सीखा, तो 2 नाउन को रखने का तरीका कि किन किन स्टाइल में सेंटेंस में होगा तो हमें कोई गलती नहीं रखना है। हमने दूसरा क्या सीखा, नाउन के बाद वर्ब रखने का तरीका कि यदि इन तरीकों से वर्ब को रखा जाए तो कोई गलती नहीं लेना है। अब तीसरा तरीके की ओर, अब तीसरा जो तरीका है अब मैं उसकी ओर प्रोसीड कर रहा हूं। इस तरीके को मैं स्टार पहले ही देता हूं क्योंकि इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। तीसरा तरीके को मैंने स्टार दे दिया, ये तरीका आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और ये है मेन वर्ब के बाद नाउन को रखना। अर्थात जो दूसरा तरीका हमने सीखा
उसका रिवर्स फॉर्म है, उल्टा फॉर्म है। इसके पहले में हमने नाउन के बाद मेन वर्ब को रखना सीखा, तो ये दूसरा जो सेगमेंट है इसमें ठीक रिवर्स पोजीशन है। मेन वर्ब के बाद नाउन को रखने का तरीका जानना है और एक एग्जामिनर एक सेंटेंस में किन किन तरीके से मेन वर्ब के बाद नाउन को रखेगा, तो मैं इस तरीके में कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। सबसे फर्स्ट ले लें। अब आप ध्यान में रखें कि जब मेन वर्ब को इस स्थान पर मैंने लिया तो मेन वर्ब के पांचों फॉर्म को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। हम आप जानते हैं मेन वर्ब के 5 फॉर्म है, जैसे गो पहला, वेंट दूसरा, गोन तीसरा, गोइंग चौथा और गोज 5वां। मेन वर्ब के बाद नाउन में अब जब जब ये पूरे प्रक्रिया को बढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर लिखूंगा, तो एक हिसाब से अपने दिमाग में ये अंडरस्टूड कर लें, इमेजिन कर लें कि इस मेन वर्ब को मैं केवल सिर्फ एम भी दूंगा, तो ये समझ लें कि मेन वर्ब के 5 में से कोई भी फॉर्म ये पॉसिबल है। ऐसा मत मान लेंगे कि पहला के बाद ऐसा रखेंगे, दूसरा के बाद रखेंगे, तीसरा के बाद रखेंगे। ये मान लें कि लेफ्ट साइड में मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म आपके पास हो, 5 में से कोई भी, और आपको नाउन रखना है, तो नाउन को किस प्रकार से रखेंगे। तो पहला तरीका बता रहे हैं कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म के बाद आप चाहें तो बिना कोई घुसपैठ का नाउन को रख सकते हैं, अर्थात मेन वर्ब समाप्त हुआ, नाउन तुरंत बगल में रहेगा। किंतु ये नाउन कैसा होना चाहिए? बिना कोई घुसपैठ का जब रखेंगे तो नाउन या तो प्लुरल फॉर्म में होना चाहिए और या यह नाउन अनकाउंटेबल होना चाहिए। कहने का आशय है कि मेन वर्ब के तुरंत बाद बिना कोई घुसपैठ का आप नाउन रखने जा रहे हो, तो एक नज़र नाउन पर आप डाल लें कि यह नाउन प्लुरल है या नहीं, या यह नाउन अनकाउंटेबल है या नहीं। प्लुरल हो तो कोई घुसपैठ की आवश्यकता नहीं, अनकाउंटेबल हो तो घुसपैठ की आवश्यकता नहीं है। किंतु जैसे ही अब यह नाउन काउंटेबल और यह नाउन सिंगुलर हो जाएगा, तो मेन वर्ब के बाद नाउन रखने के पहले आपको आर्टिकल लगा देना होगा। दोबारा इसको बता दूं और इसी स्ट्रक्चर को आगे लूंगा कि जैसे ही नाउन आपने लिया और यह नाउन गिनती वाली है, काउंटेबल है, और यह नाउन सिंगुलर है, एक वचन है, तो बिना आर्टिकल के नाउन को नहीं रख सकते। अर्थात मेन वर्ब और नाउन के बीच आर्टिकल का घुसपैठ कराना होगा। कब? जब ये नाउन आपका काउंटेबल और सिंगुलर हो। किंतु कई बार आप ऐसा भी देखेंगे कि मेन वर्ब के बाद जो प्लुरल नाउन है, उस प्लुरल नाउन के पहले द का प्रयोग कर दिया गया। तो कभी भी मेन वर्ब के बाद प्लुरल नाउन आने पर द का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे गलत नहीं मानेंगे, या द का प्रयोग प्लुरल नाउन के पहले हटा भी दिया जाए तो उसे भी गलत नहीं मानेंगे। तो ये दूसरा हमारा स्ट्रक्चर यही है कि मेन वर्ब के बाद आप, ये स्ट्रक्चर नंबर पहला आपके साथ गया, बाकी आप नोट कर ले, तो मैं थोड़ा डिलीट कर रहा हूं कुछ चीज। दूसरा स्ट्रक्चर है मेन वर्ब के बाद आपको नाउन रखना है, तो आप बीच में आर्टिकल का घुसपैठ करके भी नाउन को रख सकते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि यदि सेंटेंस में मेन वर्ब, आर्टिकल और नाउन मिल जाए तो आप इतने दूर तक के स्ट्रक्चर को सही करते चलेंगे। नंबर 3, मेन वर्ब के बाद नाउन को रखने का अगला तरीका होगा कि बीच में प्रीपोजिशन का घुसपैठ आप कर दें और प्रीपोजिशन के घुसपैठ के बाद आप नाउन को रख लें, तो यह भी नाउन चलेगा। किंतु प्रीपोजिशन के बाद जैसे ही नाउन को रखेंगे तो या तो यह नाउन प्लुरल होना चाहिए या फिर यह नाउन अनकाउंटेबल होना चाहिए। इसी का चौथा जब स्ट्रक्चर लेंगे तो मेन वर्ब के बाद हम और आप चाहें
तो पोसेसिव एडजेक्टिव को लगाकर भी आप नाउन को रख सकते हैं। मेन वर्ब, पोसेसिव एडजेक्टिव और फिर नाउन, ये भी पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। पांचवा इसमें ले रहा हूं। मेन वर्ब के बाद ये ध्यान में रख लें कि मेन वर्ब ये 5 में से कोई भी फॉर्म में पॉसिबल है। मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन और आर्टिकल लगा करके भी आप किसी नाउन को रख सकते हैं। यदि रखा हुआ है तो चांस या संभावना होगी कि यह स्ट्रक्चर गलत नहीं हो, सही हो, और इतने दूर के स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना पड़े। 5वां के बाद छठा रख रहा हूं कि मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन भी आ सकता है। प्रीपोजिशन के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव भी आप रख सकते हैं और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन भी आप रख सकते हैं, या फिर रखा गया हो सेंटेंस में तो ये सेंटेंस करेक्ट मान लिया जाएगा। दोस्तों दोबारा ये बता दूं कि ये मेथड्स मैं उनके लिए खास कर रख रहा हूं जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, और इस मेथड्स को देखकर आप कोई उंगली मत उठाएं, क्योंकि आपने अब तक जिन मेथड की चर्चा या जिन मेथड को पढ़ा वो बड़ा कारगर मेथड नहीं है, लेकिन ये जो मेथड है वो उनके लिए और रामबाण साबित होगी जिनकी अंग्रेजी बहुत खराब है, और उनसे रिक्वेस्ट है कि बार बार इस मंत्र को, इस स्ट्रक्चर को आत्मसात कर लें, और इस पर पकड़ बनाने का भी एक ही मूल मंत्र होगा कि आप इसकी बार बार अभ्यास कर लें। आप ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले लें, चाहे वो जिस एग्जाम का हो, बैंक हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, और ये सारे फॉर्मूलाज को आप उसमें अप्लाई करके टेस्ट कर लें। टेस्ट करने के बाद धीरे धीरे एक विश्वास जग जाएगी कि आप बहुत तेजी से सवाल को स्कैन कर रहे हैं और आप बहुत तेजी से ईयर के आंसर पर भी आप पहुंच रहे हैं। तो आगे बढ़ा लें। छठा के बाद 7वां, कुछ आप नोट कर लें क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं डिलीट करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा इसी प्रक्रिया को। 7वां नंबर में मेन वर्ब के बाद चाहे इस जगह तो हम और आप पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव और नाउन को भी एक साथ रख सकते हैं, अर्थात मेन वर्ब के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन भी आप रख सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इन 7 स्ट्रक्चर को एक बार आप ध्यान में रखें, और अब मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर चलूंगा। इसे ध्यान में रख लें क्योंकि इसके बाद एक स्ट्रक्चर और होगी, और उस स्ट्रक्चर के बाद हम और आप सवाल को अटेम्प्ट लेंगे, और अटेम्प्ट लेकर यह जांच लेंगे कि सवाल बनाने का रियल प्रोसेस, रियल तरीका क्या होना चाहिए, एरर के प्रति हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, और एरर पर हम और आप विश्वास कैसे जगाएं, कॉन्फिडेंस अपना कैसे बिल्डअप करें। तो मैं अब इसे इरेज कर रहा हूं। आशा है आपने इसका नोट बना लिया होगा। ऊपर से मैं डिलीट कर रहा हूं। आए अब ये हमारी डीएनडी के ऊपर ये चौथी स्ट्रक्चर इस प्रकार होगी। एक मेन वर्ब के बाद दूसरा मेन वर्ब रखना हो तो क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर संभव है। अब की बार ये ध्यान में रखें कि मेन वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां इस जगह पर रख रहा हूं। पहला तो ऊपर हेडिंग बना ले, मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब। रखने का पॉसिबल तरीका कैसा रहेगा, क्या क्या रहेगा, तो उन पॉसिबल तरीके को मैं इस जगह पर आपके सामने पहले रख दूं। ये स्ट्रक्चर बेस स्ट्रक्चर है। अब इसका इलेबोरेशन स्टार्ट है कि कैसे कैसे एग्जामिनर रखता है या कैसे कैसे रखा गया हो, तो हमें गलती नहीं ढूंढना है। मेन वर्ब अब की बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5वां फॉर्म में हमने लिया। लेने के बाद अब दूसरा मेन वर्ब हमें रखना है
तो आप बिना बीच में किसी घुसपैठ का भी मेन वर्ब रख सकते हैं, किंतु यह मेन वर्ब अब आपको रखना होगा चौथा फॉर्म में। चौथा फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म अर्थात जीरंड फॉर्म में। इसका मतलब यही है, इसका आशय यही है कि जब लेफ्ट साइड में एलएचएस में आप पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा फॉर्म रखते हैं तो तुरंत आरएचएस में चौथा को छोड़कर सारे फॉर्म्स गलत हो जाएंगे और एक मेन वर्ब के बाद दूसरा मेन वर्ब को बिना कोई घुसपैठ का भी रख सकते हैं। नंबर बी, दूसरा, एक मेन वर्ब के बाद अब की बार मैं पांचों फॉर्म को इंक्लूड कर दूं, चौथा और पांचवा भी। एक मेन वर्ब के बाद अब दूसरा फिर मेन वर्ब रखना होगा, तो अब तरीका रहेगा कि टू लगाकर आप V1 रखें, अर्थात बीच में घुसपैठ करना है तो टू लगाकर आप मेन वर्ब का पहला फॉर्म रखें। अब इस जगह जरा सा दोनों इसे इक्वेशन का रूप दे दें। ए को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रहा हूं और बी को इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूं, दूसरा मान रहा हूं। एफ इक्वेशन फर्स्ट, बी इक्वेशन 2। एक बार आप कंपैरिजन कर लें या एक बार आप मैच करा लें कि स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी के एलएचएस वाले पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में क्या डिफरेंस है या क्या समानता है। समानता तो यही बोलूंगा कि ए वाले में, समीकरण ए में, इक्वेशन ए में भी हमने मेन वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा रखा है और इक्वेशन बी में भी हमने पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा रखा। बस चेंजिंग क्या किया कि पहले वाले इक्वेशन में मैंने चौथा नहीं रखा, लेकिन दूसरे वाले इक्वेशन में मैंने चौथा को भी शामिल कर लिया। इसका अर्थ यही होगा कि जैसे ही एलएचएस में आप मेन वर्ब का चौथा फॉर्म शामिल करेंगे तो तुरंत बाद अर्थात आरएचएस में बिना घुसपैठ का मेन वर्ब नहीं रख सकते। मान लिया जाए कि इस जगह से टू को डिलीट कर लें और अब आप चाहें कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दें चौथा रखने के बाद, तो ये स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि जैसे ही ये इधर चौथा आप शामिल करेंगे तो आपके पास मेन वर्ब रखने का 2 दरवाजा खुलेगा। दरवाजा नंबर 1 आप 2 लगाकर V1 रख सकते हैं और दरवाजा नंबर दूसरा आप प्रीपोजिशन रख करके इसका चौथा फॉर्म अर्थात मेन वर्ब का चौथा फॉर्म आप रख सकते हैं। MV4 सीधा वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं रख सकते। तो ये स्ट्रक्चर फिर ध्यान में रखें, क्योंकि जब सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो इन्हीं स्ट्रक्चर को लेकर एक हिसाब से कैंसिलेशन के रूल को चलेंगे कि किन्हें किन्हें कैंसिल कर दें, किन्हें किन्हें बचा दें, किन्हें किन्हें रहने दें और किस किस को जाना है और किस किस को इसमें रहना है। मैं अगले स्ट्रक्चर की ओर चल रहा हूं, आप नोट करें। मैं इरेज करूंगा, ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं। आशा है आपने नोट कर लिया होगा। मेन वर्ब रखने का ये तीसरा तरीका मैं चल रहा हूं। एग्जाम ऐसे भी चकमा देती है आपको और आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इधर मेन वर्ब फिर एक बार मैं ले रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। हमने फिर चौथा को गायब किया। अब की बार एग्जाम चकमा देगा, बीच में ऑब्जेक्ट रख देगा। ऑब्जेक्ट बराबर नाउन या प्रोनाउन रख देगा, या इसे ऐसा भी मान लें कि एक मेन वर्ब के बाद, लेकिन जो मेन वर्ब आपके पास लेफ्ट साइड में है उस मेन वर्ब में चौथा फॉर्म नहीं है, उसके बाद बीच में कुछ भी वर्ड डाल दे और फिर मेन वर्ब लेखक रख दे, तब यह ध्यान रखना है कि यह मेन वर्ब भी चौथा फॉर्म में होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि जैसे
सी वर्ड है, तो हम आप बोलते हैं सा, सी का सा भी कर लें तो साहिम कम भी और साहिम कमिंग भी। कुछ एक्सेप्शंस पॉसिबल है, लेकिन ये एक्सेप्शंस बराबर कम और जनरल बराबर ज़्यादा। आप एक्सेप्शन को अभी अनदेखा कर लें, आप केवल स्ट्रक्चर की बारीकियों को देख लें कि एक एग्जाम में किसी भी सेंटेंस में किन किन स्ट्रक्चर को बार बार यूज करता है, इसलिए उन स्ट्रक्चर को सिखा रहा हूं जिन्हें यूज करता है, ताकि हम और आप इस स्ट्रक्चर को गलत न ठहराएं या गलत करने के पहले एक बार सतर्क हो जाएं। तो इधर रखा चौथा। इस स्ट्रक्चर को मैं अपने लैंग्वेज में इस प्रकार भी समझाना चाहता हूं, इस वाले को तीसरा को या समझाता हूं क्लास में, कि एक मेन वर्ब को खासकर चौथा को छोड़ करके बाकी किसी भी मेन वर्ब के फॉर्म को आपने इंडिया में रखा और एक मेन वर्ब आप इंग्लैंड में ले जाकर रखें, किंतु इस इंडिया और इंग्लैंड के मेन वर्ब के बीच आपने कोई मेन वर्ब नहीं रखा, तो यह मेन वर्ब हमेशा चौथा फॉर्म में होना चाहिए। तो ये आपने देखा कि हम और आप सवाल को में कैसे कैसे स्ट्रक्चर होगा और फिर इन स्ट्रक्चर का अब हम और आप एप्लीकेशन सीखेंगे। तो आशा है आपने ये डीएनडी पार्ट अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा और अब आगे के पार्ट की ओर चलूं। पूरी तरह से एक ही दिमाग में केंद्र बिंदु में एक ही बात है, दिमाग में एक ही बात घूमती है कि अंग्रेजी को काफ़ी आसान बना दें और साथ ही साथ उन मेथड की चर्चा करें कि जिसकी चर्चा अब तक आपने न तो किसी के वीडियो लेक्चर में और न ही किसी के क्लास में, और चाहे वो दिल्ली के ही किसी नगर के फैकल्टी क्यों ना हो, किसी की भी क्लास में आपने चर्चा नहीं सुनी होगी। ये सारी चर्चा अपने आप में यूनिक है और आशा है आप इसके आधार पर काफ़ी लाभान्वित भी होंगे। आए अब एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करें। एग्जाम्पल्स थोड़े स्लो मोशन में स्टार्ट करेंगे और मैं एक एग्जाम्पल रखता हूं इस जगह पर। जैसे एक सेंटेंस ले रहा हूं, सेंटेंस 21/3/2018 थर्ड शिफ्ट है और ये एग्जाम है 10+2 एसएससी का। क्वेश्चंस इस प्रकार है, द injustice from the sentence pronounced above that great scientist is now evident to us all. सेंटेंस को कुछ पार्ट में बांट लें। ये प्रोनाउंस्ड बराबर इतने दूर तक ए भाग है, ये इतना दूर तक का पार्ट है बी और ये पार्ट है अब आपके पास सी। मैं शॉर्ट में ए नहीं लिख रहा हूं, नो एरर पार्ट नंबर डी। मैंने कुछ नियमों की जो चर्चा की वो नियम हमारी थी सबसे पहले काउंटिंग और फिर हमने एक डीएनडी का पार्ट लिखा। आपके पास पहले से कुछ टॉपिक्स के रूल्स होंगे जो मैं इस जगह अप्लाई भी करूंगा और ये दिखाते भी चलूंगा कि सेंटेंस का किस सेंटेंस के अंतर्गत कौन सा पार्ट करेक्ट होगा बचेगा और कौन सा पार्ट या कौन सा पार्ट पहली नज़र में जाएगा। सबसे पहले हम और आप गिनती का उपयोग कर लें। आपने गिनती में पढ़ा कि यदि कोई आर्टिकल हो और प्रीपोजिशन हो
तो इन दोनों को गिनती से बाहर कर देना है और बाहर करने के बाद जब गिनेंगे तो कितना शब्द बचा, एक बचने का मतलब यह टर्म कैसा होगा, नाउन। और यह आपको हमने कहा भी कि जब गिनती में आपके पास एक वर्ड हो जाए तो इस वर्ड में कोई गलती निकालने की कोशिश आप मत करें। जब गिनती में दो वर्ड बच जाए, एक एडजेक्टिव दूसरा नाउन, तो इसमें भी कोई गलती निकालने की कोशिश मत करें। गिनती में तीन वर्ड भी बच जाए तो अगर एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो तब भी मत निकालें, और अगर पहला एडवर्ब नहीं हो तो दोनों को सम्मिलित करके एडजेक्टिव बना करके और तीसरे को नाउन बना लें, इसमें भी कोई गलती ना निकालें। इसलिए कम से कम ये वर्ड इनजस्टिस तो करेक्ट होगा, और बाकी के बारे में भी मैं बताऊंगा कि द क्यों इस जगह पर करेक्ट हुआ या क्यों छोड़ा या नहीं छोड़ा। अभी इनजस्टिस को मैं आपकी नजरों से ओझल कर रहा हूं, जिसको मैं इरेज करूंगा। इसका मतलब कि वो पार्ट, वो वर्ड 100% करेक्ट है। पहले अब अपनी नजर आप इससे हटा लें, ये पार्ट कोई कीमत पर गलत नहीं हो सकती। आ जाए, इधर लेफ्ट साइड में कौन सा चीज बचा, प्रीपोजिशन। फिर कौन सा चीज बचा, द। हमने आपने पढ़ा है काउंटिंग में कि प्रीपोजिशन और आर्टिकल दोनों आ जाए तो उसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये प्रोनाउंस्ड वर्ड आप देख रहे होंगे, मेन वर्ब है, ये हमने हटाया। कितना वर्ड हुआ, एक का मतलब नाउन। नाउन होने का मतलब गलत की सही, सही। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं इस सेंटेंस को भी यहां से हटा रहा हूं। हटाने का मतलब कि जो जो सही है उसे मैं अभी हटा दे रहा हूं। अभी हम और आपने पढ़ा ऐसे भी कि एक नाउन के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म भी रखा गया हो तो उसे करेक्ट कर लेना है। तो इस जगह पर अभी मैं आप अपने कंसेप्ट को जैसा रखना चाहें आप रख लें। प्रोनाउंस्ड हमने रखा इस जगह, या क्वेश्चन ने दिया, इसे प्रोनाउंस्ड को आप अभी गलत ही दूसरा मान लें, यह फॉर्म तीसरा भी है। ऊपर सेंटेंस था, द इनजस्टिस फ्रॉम द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड अबव, ये प्रोनाउंस्ड इस जगह रखा गया है। ये पार्ट रियल में वर्ब का तीसरा है और ये लेखक ऐसा बोलना चाह रहा है, द इनजस्टिस फ्रॉम द सेंटेंस विच वाज प्रोनाउंस्ड अबव, अर्थात बीच में ऑक्सिलरी वर्ब छिपा हुआ है, लेकिन हम और आप अभी इसे सही मानते हुए चलें इसी प्रकार से कि वर्ब का ये दूसरा फॉर्म भी मान लें। तो इतना दूर तक के पार्ट को मैं डिलीट कर दे रहा हूं। डिलीट करने के बाद फिर प्रक्रिया आगे बढ़ा लें। आप जान रहे होंगे अबव एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को गिनती से हमेशा बाहर रखना है। आपने देखा होगा गिनती में कि दैट भी आ जाए दोनों तरफ में से किसी तरफ, बाहर रखना है। आपने गिनती में सीखा कि ऑक्सिलियरी वर्ब भी आ जाए, बाहर रखना है। तो हमारे पास कितना वर्ड बचा है, एक वर्ड और ये दो वर्ड। तो पहला वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, एडजेक्टिव। दूसरा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, नाउन। और हमने ये बताया कि जब भी एडजेक्टिव नाउन का कॉम्बिनेशन आ जाए तो इस दोनों वर्ड में कोई गलती निकालने की कोशिश मत करें। नाउन सिंगुलर या नाउन प्लुरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब एडजेक्टिव और नाउन का ये पार्ट कैसा रहेगा, गलत या सही, सही। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो जो सही है उसे मैं आपकी नजरों से ओझल कर रहा हूं, हटा रहा हूं। इस जगह इसके बारे में भी बता दूं कि हमने आपने पढ़ा कि किसी भी नाउन के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब भी आप रख सकते हैं, मेन वर्ब भी आप रख सकते हैं और मॉडल वर्ब भी रख सकते हैं। किंतु ये इज का प्रयोग किया गया था इनजस्टिस के लिए, और आपने ऐसा देखा भी है कि जब एक सेंटेंस में नाउन प्रीपोजिशन नाउन रखा जाए और उस सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब या मेन वर्ब के सिंगुलर और प्लुरल को तय करना हो तो हमें पहला प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन को आधार बनाना चाहिए। यहाँ पर इनजस्टिस सिंगुलर था तो ये इनजस्टिस के लिए इस जगह इज लिखा गया, साइंटिस्ट के लिए नहीं। और अगर गलत भी मान लेते हैं तो साइंटिस्ट सिंगुलर था तो सिंगुलर के बगल में इज रखा गया।
इसके बाद ये जो नाउ टर्म है ये नाउ एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद ये ENT एंडिंग वाला टर्म एडजेक्टिव है। किसी भी ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद अकेला एडवर्ब रखना गलत होता है, किंतु एडवर्ब और एडजेक्टिव या एडवर्ब और वर्ब आप रख सकते हैं। और एडवर्ब और एडजेक्टिव का भी कॉम्बिनेशन जहां भी रहेगा वहां भी सही रहेगा, क्योंकि हमने आपने देखा है कि एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन रखा हुआ है, तो ये पार्ट सही है। यह भी समझ लें कि एडवर्ब और एडजेक्टिव जहां भी रहेगा वह भी सही रहेगा, क्योंकि एक एडवर्ब किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब किसी वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो इसलिए मेरे विचार से अब ये 3 वर्ड को मैं डिलीट करूंगा, क्योंकि इसके बारे में आपको तर्क मैंने बताया कि इज रखा गया था इनजस्टिस के लिए, या और अगर गलत भी आप कंसेप्ट रख लेते हैं तो आपके पड़ोस में साइंटिस्ट सिंगुलर था, तो सिंगुलर के कारण वर्ब भी सिंगुलर अगर रखेंगे तभी चलेगा। इस जगह से मैं इन तीनों को जो जो करेक्ट है मैं यहां से उड़ा दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं। अब आ जाएं आगे। इस जगह आप देख रहे होंगे एविडेंट के बाद ये टू आया। एविडेंट वर्ड एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के बाद टू आया। ये जानकारी हो गई होगी या होगी पहले से कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद या किसी भी मेन वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन का फॉर्म कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वी नहीं रखा गया, अस रखा गया, ये भी चला। और अस के बाद अब ऑल रखा गया। इस स्ट्रक्चर को भी हम और आप चाहें तो 2 तरह से रखते हैं। तो ऑल ऑफ अस भी हम आप रख सकते हैं कि जब ऑल पहले करेंगे तो अस को रखने के लिए बीच में प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, और जब अस को आप पहले करेंगे तो ऑल को बाद में रखने के लिए कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना पड़ेगा, और ऑल ऑफ अस का स्ट्रक्चर भी करेक्ट होता है और अस ऑल का भी स्ट्रक्चर करेक्ट होता है। टू के बाद यह ऑब्जेक्टिव के स्थायी है, इसलिए सही था प्रीपोजिशन के बाद, और उस जगह रखा गया अस ऑल। इसलिए अब आपके सामने से ये वर्ड भी मैं डिलीट कर दे रहा हूं कि जिन जिन वर्ड को डिलीट किया उनका तर्क मैंने दिया कि ये क्यों सही है। अब हमारे पास वर्ड बचा कितना, तो कुल मिलाकर के 4 वर्ड बचा, 1, 2 या 3, 4, 5। बारी बारी से तर्क थोड़ा समझ लें। यदि आपके पास थोड़े भी कुछ नियम रूल रेगुलेशन होंगे तो बड़ा तेजी से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। नियम इसमें इनजस्टिस जो वर्ड है वो टर्म है अनकाउंटेबल नाउन, और नियम है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को यदि आप पर्टिकुलराइज्ड करना चाहते हैं तो आप उसके पहले द लगा सकते हैं, किंतु अनकाउंटेबल के पहले ए और एन नहीं लगा सकते। इनजस्टिस अनकाउंटेबल था और इनजस्टिस पर स्ट्रेस है, इनजस्टिस पर्टिकुलराइज्ड है, और इसलिए लेखक ने द का प्रयोग किया। या यह मान लें कि द का प्रयोग आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए कर सकते हैं। जैसे अब बोलूं कि द वाटर ऑफ दिल्ली इज पॉल्यूटेड, तो ऐसी स्थिति में वाटर अनकाउंटेबल नाउन थी, लेकिन चूंकि मैं वाटर पर फोकस कर रहा हूं कि सभी जगह का वाटर मैंने नहीं बोला बल्कि दिल्ली का बोला, तो ऐसी स्थिति में यह द का प्रयोग जायज है, यह चलेगा। इसलिए मैं इस द को भी डिलीट कर देता हूं कि ये सही क्यों है। अब आगे आ जाए, ये सेकंड द के ऊपर आप चर्चा कर लें। सेकंड वर्ड के ऊपर जहां पर यह द लगा हुआ है, इस द के बाद टर्म जो लिखा हुआ था वो टर्म था सेंटेंस। जानकारी आपको होगी कि जब कोई भी नाउन काउंटेबल हो, कोई भी नाउन सिंगुलर हो, ये दोनों शर्त का पालन कर ले, काउंटेबल और सिंगुलर हो, तो आप ए भी लगा सकते हैं आप एन भी लगा सकते हैं। हाँ, ए और एन लगाने में उच्चारण को ध्यान में रखें,
और आप इसके पहले द भी लगा सकते हैं। संक्षेप में, किसी भी काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के पहले आप तीन में से किसी भी आर्टिकल को रख सकते हैं, या फिर अगर आर्टिकल को आप दो पार्ट में बांट लें तो डिफिनिट और इंडिफिनिट किसी को भी आप रख सकते हैं। इसलिए यह तर्क दिया कि ये वाला भी क्यों सही था या है। एक तरीका सिखा रहा हूं अभी, इसलिए आप इसे अन्यथा न लेंगे। एक अप्रोच सिखा रहा हूं कि कैसा अप्रोच होना चाहिए। अब तक आपने एरर को देखा बताते किसी भी टीचर के क्लास में, और खासकर मैंने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स इस दिल्ली में ही देखे हैं, तो उन टीचरों को भी मैं लेकर के बोल रहा हूं कि अक्सर आपने देखा है कि टीचर सीधा ये घेर लेते हैं कि ये पार्ट एरर है। आपने भी कहा जी सर, लेकिन कभी भी किसी टीचर को बताते देखा कि बाकी पार्ट क्यों करेक्ट है? हमें ग्रामर पर 1000 गुना पकड़ बनाना है, और अगर पूरे वर्ल्ड में ग्रामर की क्विज हो जाए और उस क्विज में एक शर्त रख दी जाए कि प्रत्येक को 1 से 2 सेकंड में बनाना है, 1 से 2 सेकंड के अंदर प्रत्येक के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो ये इंफॉर्मेशन वही आदमी बेहतर दे सकता है जो एक एक पार्ट की सर्जरी जानता हो और एरर को बनाने में एक एक वर्ड की सर्जरी करता हो। आज से उल्टा बनाए। मान लीजिए कि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, टीचर ने बताया ये पार्ट गलत है, आपने कहा भी जी सर, लेकिन बाकी पार्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है? कुछ भी नहीं, जीरो। और होता क्या है कि मैंने इसके पहले के भी क्लास में कहा कि कॉमन एरर पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एम्पिरिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित है, आपके थ्योरी के नॉलेज पर नहीं। क्योंकि थ्योरी के नॉलेज में आप 99% बकवास चीज को अपनी कॉपियों में रखते हैं और 99% अंग्रेजी के नाम पर बकवास को बताया जाता है। और आज यूट्यूब या कोई चैनल ऐसा माध्यम है जिसमें मैंने देखा है कि टीचर मामूली बातों को बड़ा जोर से, बड़ा एक्साइटेड होकर हाईलाइट करता है, ऐसा मानो जैसा वो पहली बार बोल रहा है। तो मैं आज जिस चीज को आपके सामने रखा, आप किसी भी वीडियो में मैच करा दें, किसी भी टीचर से आप मैच करा दें और बाकी टीचर के वीडियोज आप मेरे पास दें, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये स्टीरियोटाइप्ड बातें एक्साइटेड होकर आपके सामने परोसी गई ताकि आप मूर्ख बने और वो टीचर हाईलाइट हो। मेरे तरीके से किसी को मैच करा दें, बिल्कुल अनमैच्ड है। दुनिया में किसी को गंध नहीं लगा कि ऐसा भी पॉसिबल है। मैं उसी को चल रहा हूं। चलिए, ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अब हमारे पास 3 वर्ड बचा। एक एबव किया, तो पहले इसका तर्क बता दूं कि देखा कि जो इनजस्टिस हुई वो इनजस्टिस भी हुई किसके लिए? तो नीचे बताया कि दिस सेंटेंस प्रोनाउंस्ड एबव, कि जिन सेंटेंस के बारे में हमने उच्चारण या जिन सेंटेंस के बारे में हमने पहले बोला, तो पहले या ऊपर जिन सेंटेंस के बारे में मैंने बोला, तो ऊपर के अर्थ में एबव का प्रयोग आप कर सकते हैं। हम आप कई बार बोलते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं तो बोलते हैं कि द पर्सन मेंशन्ड एबव, जिन व्यक्ति की चर्चा मैंने ऊपर की। द पर्सन या सेंटेंस प्रोनाउंस्ड एबव, कि जिन सेंटेंस के बारे मैंने ऊपर बोला। तो ये मेरे विचार से ये एबव भी करेक्ट है, इसलिए इस पार्ट को भी छोड़ दे रहा हूं। दैट, जिसे आप इस जगह क्यों रखा गया वो मैं इसका तर्क आपको दे दूं। ये दैट इस जगह पर एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्यों बना? क्योंकि आप देखते होंगे कि आगे चल कर के ग्रेट साइंटिस्ट इज लिखा गया, अर्थात साइंटिस्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब रखा गया। इसका अर्थ है कि एक क्लॉज रखा गया और किसी भी क्लॉज के पहले कंजंक्शन का होना लाजमी है, जरूरी है। तो ये बोलूंगा कि इस जगह पर यह दैट भी रखा गया, करेक्ट ही था। अब इसका मतलब है कि अब हमारे पास यदि किसी को जाना होगा तो या तो फ्रॉम जाएगा या क्वेश्चन हमारा नो एरर का होगा, लेकिन ये मिस्टेक है आपका, यही फ्रॉम। इनजस्टिस फ्रॉम नहीं बोलते, इनजस्टिस अगेंस्ट बोलते हैं, इसलिए ये फ्रॉम चेंज होना चाहिए और ये फ्रॉम के बदले प्रयोग होना चाहिए अगेंस्ट।
ये हमने जानकारी आपके सामने ये रखा। आए जैसे इस क्वेश्चन को हम और आप ले लें। एक दो क्वेश्चन जो इजी नेचर के थे वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। हम और आप सारा प्रक्रिया सीख लें। यदि आप ग्रामर न भी जानते हो और मेरी यह क्लास यदि आप कर ले सर्जरी की, तो बहुत कम दिनों में 3, 4, 5 क्लास चलते चलते उन सारी बारीकियों को आप सीख लेंगे जिनके बल पर आप किसी भी न्यूज़पेपर को ये काट सके कि इस न्यूज़पेपर में इस दिन गलत चीज या गलत अंग्रेजी लिखा गया या ग्रामेटिकली गलत प्रस्तुत किया गया। बहुत कम दिन के अंदर 5 से 7 मैक्सिमम क्लासेस में आप ग्रामर पर कमांड कर सकते हैं। अर्थात इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना यही हमारा काम है और इसलिए किसी ने टाइटल भी रखा इंग्लिश के जादूगर। इसलिए आए इसकी भी सर्जरी करें। सबसे पहले द पोस्टमैन को ले लें। आप गिनती भी देख लेंगे तो आर्टिकल को हटा लेंगे, ट्रेवल्ड मेन वर्ब को हटा लेंगे तो कितना वर्ड बचेगा? एक का मतलब नाउन और नाउन का मतलब हमेशा सही। अब इस आर्टिकल को जांच लें। हमने अभी कहा कि जब भी कोई नाउन सिंगुलर हो, एक वचन हो और यह नाउन गिनती वाला हो, गिन सकें, तो जब दोनों शर्त का पालन कर देगा तो आप ए चाहे तो ए लगा सके, एन चाहे तो एन लगा सके, द चाहे तो द लगा सके। हाँ, ए एन के संदर्भ में केवल उच्चारण आपको ध्यान में रखना है, प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना है। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ए बदलें या एन बदलें, द के लिए कोई प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान में नहीं रखना है। इसलिए ये करेक्ट है। और अब हम और आप इंपीरिकल नॉलेज को लगा लें, प्रैक्टिकल नॉलेज को लगा लें, किताबी नॉलेज को छोड़ दें, उससे कोई मतलब नहीं। हम और आप संक्षेप में क्या मानेंगे कि यदि किसी नाउन के पहले एग्जाम में आप द देख लें तो इस द को गलत करने की कोशिश मत करें। हाँ, कोई टीचर क्रॉस क्वेश्चन उठा सकता है आप ही के दिमाग में, आप में से भी किसी के दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन उठ सकता है कि क्यों ना द को गलत काट दें। हो सकता है कि उस जगह ए और एन लगाना चाहिए, लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज के आधार पर बता रहा हूं कि 99% प्रश्नों में ऐसा पॉसिबल होगा जहां पर द का प्रयोग सही होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जिस जगह पर 0 आर्टिकल होनी चाहिए उस जगह पर द लगा दिया जाए तो यह द का प्रयोग गलत होगा। किंतु हमने तर्क अभी बताया तो इस तर्क के हिसाब से अभी इतना दूर तक को सही माना। हमने पढ़ा डीएनडी में कि किसी भी नाउन के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म भी रहेगा तो यह सेकंड फॉर्म हमारा कैसा रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो इतना दूर तक के पार्ट को ठीक किया। अभी मैं इस सेगमेंट को छोड़ रहा हूं। इतना दूर तक के पार्ट के बारे में जानकारी दिया और जिसको हमने ओवल शेप्ड में लाया, इंसर्किल किया, उसे अभी मैं छोड़ रहा हूं। बाकी का तर्क, ये ऑफन वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये भी जानकारी आपको होगी कि किसी भी एडवर्ब का प्रयोग अक्सर मेन वर्ब के पहले करते हैं। कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी हैं जिन्हें मेन वर्ब के बाद में भी रख सकते हैं। आपको यदि ये जानकारी एडवर्ब टॉपिक की चाहिए तो आप प्रतियोगिता किरण दिसंबर इशूज या फिर जनवरी इशूज 2018 ये आप अध्ययन करें। इसमें मेरी इंग्लिश के ऊपर एडवांस्ड स्ट्रक्चर आई है और आगे भी ये एडवांस स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगी और ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो अब तक आपके क्लासों में कभी चर्चा किसी ने नहीं किया होगा। तो आप मैगजीन को भी खरीदें, आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा और क्लास करने के बाद और उस मैगजीन पढ़ने के बाद आपके फंडाज और क्लियर हो जाएंगे। बस ये विश्वास रखें, अंग्रेजी बड़ा आसान है, तरीका केवल चेंज होना चाहिए। तो ऑफन क्यों से हुआ, अभी इस ऑफन के ऊपर बता रहा हूं कि ये टर्म एडवर्ब है और एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के पहले कर सकते हैं। ये वेडिंग वर्ब का चौथा फॉर्म है और वेडिंग थ्रू खास करके 2 स्थान पर प्रयोग करते हैं। जब आप पानी में घुसकर पार कर रहे हो तभी वेडिंग थ्रू नी डीप वाटर,
वेडिंग थ्रू वेस्ट डीप वाटर, और या आप और हम किसी कठिनाई से भी गुजर रहे हो तो ऐसी स्थिति में भी वेड थ्रू या सेल थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। वेडेड थ्रू डिफिकल्टीज, सेल्ड थ्रू डिफिकल्टीज। तो ये मैं बता रहा हूं कि ऑफेन के बाद वेडिंग थ्रू रखा गया। मैं ये बताऊंगा कि वेडिंग क्यों रखा गया, पहले इसके बारे में भी चर्चा कर दूं। मैं कुछ टर्म को डिलीट करूंगा। चलिए पहले आगे बता दें। ये वेडिंग थ्रू एक फ्रेज है, फ्रेज होने के कारण ये करेक्ट है। अब हम और आप इधर तक के जानकारी को रख लें। इसका नाम हमने कौन सा चीज बताया? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद ये थ्रू वर्ड प्रीपोजिशन है, और ये स्वैम्प जिसे हम आप दलदल बोल सकते हैं, ये टर्म नाउन है। डी एंड ये भी मैं लगा रहा हूं कि मेन वर्ब का फॉर्म इस जगह चौथा भी हो, बीच में टर्म प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन रखा गया। हमने आपने देखा कि मेन वर्ब के बाद नाउन रखने का तरीका कैसा होगा, तो एक जगह तरीका बताया, मेन वर्ब प्रीपोजिशन और नाउन भी हो तो कभी भी इसको गलत करने की कोशिश मत करें। इसलिए ये स्ट्रक्चर इतने दूर तक करेक्ट है, सही है। हाँ, कुछ डाउट होगी जिसे मैं बाद में क्लियर करूंगा। इस जगह आप देख रहे होंगे, और पास्ट थ्रू जंगल्स। हो सकता है कि इस जगह भी चले, आगे बढ़ाए, और पास्ट थ्रू जंगल्स। फिर अगर हम इतना दूर तक के पार्ट को ले लें तो ये पास्ट बराबर वर्ब ही है, थ्रू बराबर प्रीपोजिशन है, जंगल्स बराबर नाउन है। फिर एक बार वर्ब प्रीपोजिशन और नाउन है, नाउन प्लुरल नाउन सिंगुलर, प्लुरल होने पर आर्टिकल नहीं लगाना है, सिंगुलर काउंटेबल होने पर आर्टिकल लगाना है। तो इतना दूर तक का पार्ट हम आप सही कर सकते हैं। इधर से इधर ले लें, जंगल नाउन, और इस इन ऑर्डर टू में पहले ऑर्डर का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अगर जानेंगे तो गिनती आपके पास है कि प्रीपोजिशन हटा लेना है, टू हटा लेना है। इसका मतलब इन ऑर्डर टू में ऑर्डर वर्ड इस जगह नाउन है, और हमने आपने पढ़ा कि दो नाउन को एक साथ रखने के लिए कैसा लेना चाहिए? प्रीपोजिशन जोड़ना चाहिए, रखना चाहिए। अब आगे कैसे? इसलिए इतना से इतना दूर तक का पार्ट करेक्ट है, या इन ऑर्डर टू एक आपने रटा भी होगा एक इडियम के तौर पर। और हमने कहा कि जब भी नाउन हो और नाउन के बाद यदि टू रखा गया हो तो टू के बाद भी1 होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, जिसे डीएनडी में चर्चा किया, पहला डीएनडी, जिसमें यह भी बताया कि नाउन के बाद टू होने पर नाउन भी रख सकते हैं, किंतु नाउन के बाद टू होने पर भी1 भी पॉसिबल है, और भी1 वाले स्ट्रक्चर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये इतना दूर तक का पार्ट सही हुआ। रिच बराबर वर्ब है, विलेज बराबर नाउन है, गिनती भी आप कर ले तो वर्ब और आर्टिकल हटा देंगे तो विलेज कितना हो जाएगा? एक बराबर नाउन। वर्ब के बाद नाउन रखने का तरीका भी आपने सीखा कि वर्ब के बाद आर्टिकल रख करके भी किसी नाउन को रख सकता है कोई आदमी। इसका मतलब है कि ये सेगमेंट भी सही है। और ये फिर जानकारी दे दें कि जब कोई नाउन प्लुरल हो तो द का प्रयोग करना आपकी मर्जी है। यदि एग्जामिनर द का प्रयोग किया तभी सही, और द का प्रयोग न भी किया तभी सही। तो इधर का पार्ट सही है। ये पार्ट जो मिस्टेक थी अब की बार ये थी, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही बाई के बाद कोई यातायात का साधन दिया गया हो तो उस बाई और यातायात के साधन के बीच कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और तब हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन। तो एक अप्रोच आपको इस प्रकार रखनी चाहिए। अप्रोच इस प्रकार रखनी चाहिए ताकि हम और आप अपने अंग्रेजी के इंटरेस्ट को जगा सकें, और जगाने के बाद हम और आप इसको ठीक कर सकें। आए
दूसरे स्ट्रक्चर के दूसरे क्वेश्चन की सर्जरी करें। हालांकि क्वेश्चन इजी नेचर का है, लेकिन हमें जो एरर है उस एरर के पार्ट को बताना ही है और बाकी ये भी बताना है कि बाकी पार्ट क्यों सही है, क्योंकि ग्रामर मेरे विचार से इसी प्रकार होनी चाहिए कि एक पार्ट तो गलत है लेकिन बाकी क्यों सही है, उसका लॉजिक जब हम आप सीख लेंगे तो आप खुद दावा ठोक सकते हैं कि वास्तव में 15-20 नियम सी हैं जिनको बार बार बनाते बनाते यदि टिप ऑफ टंग बना लिया जाए, जीभ पर चढ़ा लिया जाए, तो 2-3 सेकंड बहुत ज़्यादा समय होंगे एक लंबे लॉन्ग टाइप एरर को हल करने के लिए। और जब पूरे इंडिया का स्टूडेंट मुंह लटका कर गाएंगे या उन्हें टफ लगेगा तो आपको ये चीज़ आसान लगेगी, क्योंकि आपके नज़र में एक एक वर्ड स्कैन हो रहा है, आपके नज़र में एक एक वर्ड की फिगर स्पष्ट हो रही है, आपके नज़र में एक एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके होने के लॉजिक भी स्पष्ट हो रहे हैं। तो आ जाएं आगे, हम आप बढ़ा दें, प्रोसीड कर लें, गिनती कर लें। गिनती में ऑक्सिलियरी वर्ब को जैसे ही हटाएंगे तो एक वर्ड बचा और ये वर्ड आपका दूसरा बचा, पहला एडजेक्टिव और दूसरा नाउन। नाउन आप देख रहे हैं कैसा है, प्लूरल। तो नाउन प्लूरल होने पर वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल रखा, प्लूरल नहीं है सिंगुलर। ये पार्ट आपकी गलत है, लेकिन आगे के पार्ट को सीख लें। ये पार्ट क्यों सही था, ये बताया कि एडजेक्टिव के बाद नाउन अगर रखा हो तो इस स्ट्रक्चर को कभी भी गलत नहीं करना है। यह नाउन सिंगुलर हो या नाउन प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम आप ये जानते तो कम से कम है कि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब कैसा होना चाहिए, तीसरा। हम आपने डीएनडी में भी सीखा कि नाउन के बाद वर्ब रखने का एक तरीका है ऑक्सिलरी वर्ब रखकर, लेकिन ये बताया कि जब ऑक्सिलरी वर्ब हम आप रखेंगे तो वर्ब कैसा रखेंगे, तीसरा, या वर्ब रखेंगे कैसा, चौथा। इज, एम, आर, वाज वर्ब हो तो उसके साथ चौथा भी रख सकते हैं, तीसरा भी, और हैज, हैव, हैड हो तो उसके साथ सिर्फ तीसरा रखना है। यहाँ तो चेंज करके हैव रखना होगा क्योंकि मेडिसिन प्लूरल है और इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब बाकी का पार्ट क्यों सही है ये चेक करते चलें। इस जगह ये स्कोड बराबर, ये कौन सा टर्म है, स्कोड बराबर मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कैसा फॉर्म है, तीसरा। एक आपने डीएनडी में ही पढ़ा होगा कि मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी नाउन को रख सकते हैं। यदि नहीं लिखा तो ये भी आप नोट कर देंगे, अगर साथ लिखा तो 8वां में इसे भी नोट कर ले कि मेन वर्ब के 5 में से किसी भी फॉर्म के बाद यदि एडजेक्टिव और नाउन दोनों का कॉम्बिनेशन रखा गया हो तो इतना दूर तक का स्ट्रक्चर आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। और ये हमने कैसे एडजेक्टिव नाउन बनाया, तो फिर गिनती सिखा दूं कि गिनती में मेन वर्ब को बाहर करना है, गिनती में प्रीपोजिशन को बाहर करना है। बचा कैसा वर्ड, एक वर्ड, बचा कैसा वर्ड, 2 वर्ड। तो पहला कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, दूसरा कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, और एडजेक्टिव नाउन हमेशा कैसा होगा, करेक्ट होगा। अब हम आप इसे डिलीट करके भी सीखे, जो सही है उसे डिलीट करते चले। पहले मॉडर्न मेडिसिन सही था तो मैं इस जगह से ये समझिए कि हम और आप इसे कैंसिल कर दीजिए, ये आपके सामने से समझिए कि डिलीट हो गया। सिग्निफिकेंट और विक्ट्रीज कैसी है, सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज एडजेक्टिव नाउन, तो मैं इस जगह से इसे भी डिलीट कर दे रहा हूं। चलिए अब एक नाउन इस जगह पर आया। नाउन के बाद इधर भी आप देख रहे होंगे इन्फेक्शन टर्म नाउन है, तो एक नाउन से दूसरा नाउन को जोड़ने के लिए बीच में प्रीपोजिशन चाहिए, ये भी ठीक है। और ये भी जानकारी होगा कि बोथ अपने साथ एंड लेता है, ये भी ठीक है। इधर भी नाउन है तो एंड के दूसरे तरफ भी नाउन है। एंड हमेशा 2 समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है। अपवाद एक है कि यदि एंड के राइट साइड आप वर्ब रखेंगे तो एंड के लेफ्ट साइड में भी आप नाउन भी रख सकते हैं, प्रोनाउन भी रख सकते हैं, एडजेक्टिव भी रख सकते हैं,
एडवर्ब भी रख सकते हैं, वर्ब भी रख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी रख सकते हैं। लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया अपने दिमाग में रख लें कि एंड से अक्सर दो सामान को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए ये बताया यहाँ से यहाँ क्यों सही है। अब इसके बाद ये नाउन के बाद ये टर्म फिर नाउन रखा गया और ये टर्म है आपके पास एडजेक्टिव। मेजर और कॉजेज बराबर इस जगह पर नाउन है, क्योंकि गिनती में जब इन दोनों को आप हटा लेंगे तो पहला एडजेक्टिव बचेगा और दूसरा नाउन बचेगा। तो कम से कम जो टर्म हमारा करेक्ट है उसको आपके नज़रों से मैं डिलीट कर रहा हूँ, अभी हटा रहा हूँ। तो ये इस जगह से पहले इसको आप ये मान लें, इसे आप अपनी नज़र से हटा लें, जो करेक्ट है उसे हटा दे रहा हूँ। मेजर कॉजेज हटा दे रहा हूँ, कॉजेज प्लुरल है, प्लुरल के पहले द लगा सकते हैं, ये हटा दे रहा हूँ। और जिसको नहीं हटाना है उसे मैं ज़रा साफ कर दे रहा हूँ। ये इतना अभी हमने हटाया। इस जगह अगर आपको ये पता है कि हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब का तीसरा होना चाहिए, तो इसको भी मैं इस जगह से हटा ले रहा हूँ। गिनती कर लें, इल 1, हेल्थ 2, इसलिए कि प्रीपोजिशन और एंड हटा देंगे, ये एडजेक्टिव बचेगा, ये नाउन। एडजेक्टिव नाउन हमेशा कैसा होगा? सही। तो जो सही है उसको मैं हटा दे रहा हूँ इस जगह से। और ये इस जगह हेल्थ बराबर नाउन, डेथ बराबर भी नाउन, तो एंड से आप दो नाउन को जोड़ सकते हैं। ये डीएनडी में आपने सीखा, ये वर्ड को भी मैंने हटा दिया। अब आपके पास रिजल्ट कैसा निकला? तो 3 ही वर्ड के जाने की संभावना होगी। एक हैज जाए, या दूसरा अगेंस्ट जाए, या तीसरा ऑफ जाए। अर्थात यदि गलती होना है तो ये 3 वर्ड ही गलत होगा। हैज गलत होगा, अगेंस्ट गलत होगा, होप गलत होगा। चूंकि हमने हैज को चेक किया था कि नाउन प्लुरल है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लुरल, इसलिए जाएगा यही, बाकी पार्ट रहेगा। तो एरर को बनाने का आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए। एक टीचर को भी एरर के बताने का अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि एक पार्ट यदि कोई गलत है तो बाकी पार्ट क्यों सही है। और जैसे ही आप ऐसा चलेंगे तो आप अक्सर, अभी तक हमने जो 2-3 एग्जाम्पल्स लिए, आपने देखा यही कि डीएनडी का भी उपयोग बहुत ज़्यादा है, काउंटिंग की भी उपयोग काफ़ी ज़्यादा है। और ये जितने सवाल हैं ये सारे मैंने सीजीएल से लिए, अपने तरफ से कोई नहीं, ताकि ये कोई उंगली नहीं उठाए कि हमने किसी सवाल को खोज करके रखा और मैं आपके सामने ये प्रयोग कर रहा हूँ। सारे सवाल एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। आगे आप इधर भी देख लें, हम और आप इस सवाल पर भी चलें। सबसे पहले इस एस के बारे में जानकारी दूं। मैं इस जगह 2 जानकारी दूंगा, लेकिन एज वास्तव में 3 पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का काम करता है। अक्सर आपके सामने एज काम करता हुआ कैसा मालूम होगा? कंजंक्शन के तौर पर। यही एज एडवर्ब भी होता है। कंजंक्शन तब बन जाता है जब एज के बाद क्लॉज रखा गया, और कंजंक्शन तब नहीं होगा जब एज के बाद कोई क्लॉज नहीं रखा गया। सबसे पहले एज को हमने देखा है कि गिनती में सो, एज, सच को हटा देना है। इस जगह सोज बराबर वर्ब का 5वां, इसको हटा दिया। वर्ब है इसलिए हटा दिया, क्योंकि मेन वर्ब बाईं ओर आ जाए, मेन वर्ब दाईं ओर आ जाए, गिनती में नहीं रखना है। कितना वर्ड हुआ? 1। कितना वर्ड हुआ? 2। पहला क्या रहेगा? एडजेक्टिव। दूसरा क्या रहेगा? नाउन। सेवरल के बाद नाउन कैसा होना चाहिए? हमेशा प्लुरल। सेवरल के बाद प्लुरल, न्यूमरस के बाद प्लुरल, वेरियस के बाद प्लुरल, मेनी के बाद प्लुरल। तो नाउन प्लुरल रखा गया। नाउन प्लुरल के बाद वर्ब कैसा होना चाहिए? वर्ब सिंगुलर कि प्लुरल? प्लुरल। इस जगह वर्ब कैसा रखा गया? सिंगुलर। तो गलती तो मान लीजिए कि यह पार्ट आपके पास क्लियर है, लेकिन डीएनडी हम आप लगाते चलें, काउंटिंग भी लगाते चलें। तो पहला एडजेक्टिव और नाउन आने के कारण इसे सही कर लिया। और चूंकि नाउन के बाद जैसे ही वर्ब आया तो यह एक क्लॉज का रूप ले लिया, और क्लॉज के लिए कंजंक्शन का होना आवश्यक है, इसलिए एज करेक्ट है।
क्योंकि एज कंजंक्शन का काम भी करता है और कंजंक्शन के रूप में आप चाहें तो इसे शुरू में भी रख सकें, आप कहीं और भी रख के सवाल को जोड़ सकते हैं, लेकिन अकेला एज वाक्य के अंत में नहीं आएगा। चले, इसको हमको शो करना है, सोच को शो करना है, V1 लाना है। तो जितना पार्ट अभी करेक्ट होता है उसे हम आपके सामने मिटा रहे हैं, उसे छिपा रहे हैं। ये जितना करेक्ट हुआ इसका कोई काम नहीं था, इसे हमने डिलीट समझिए कि आपकी आंखों से कर दिया, ठीक है। लेकिन ये लास्ट वाला हमने टर्म क्या लिया, नाउन लिया। इस जगह ईयर्स आप देख रहे होंगे कि इस ईयर के पहले कॉमा भी है। यदि इस ईयर्स को हटा दें तो ये एक वर्ड के रूप में नाउन का काम करेगा, लेकिन यदि इसे टाइम सूचक शब्द मान लें तो यह एडवर्ब का भी काम करेगा। ओवर द ईयर्स, इन वर्षों में, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो गया। तो इसे अब ऐसे, या हम आप DND को लगाते ही चले कि मेन वर्ब के बाद यदि इसे हम नाउन मान लिया जाए, गिनती में नाउन मान ले, ओवर द ईयर्स पूरा ले लेंगे तो पूरा एक टर्मिनोलॉजी एडवर्ब का भी काम करेगा। इसलिए उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है या ज़्यादा डर है जो अनावश्यक रूप से उंगली उठाते हों, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिखाना है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच धीरे धीरे कुछ ही क्लास में सारे क्लियर हो जाएंगे, जो अब तक आपसे 20-22 साल में नहीं हुआ। तो यदि ईयर्स को ले लें तो यह ईयर नाउन भी होगा, और ओवर द ईयर पूरे ज्वाइंट कर लें, एक कर लें, तो ये वर्ड हमारा एडवर्ब भी हो जाएगा। और एडवर्ब भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, लेकिन हमें उस टर्म को छोड़ देना है। लेकिन हमने DND में पढ़ा कि मेन वर्ब के बाद नाउन यदि रखना हो तो प्रीपोजिशन और आर्टिकल लगा करके भी रख सकते हैं। आप DND के स्ट्रक्चर को एक पेज में नोट कर लें और जब भी क्वेश्चन बनाएं तो उसे बार बार अप्लाई करें, क्योंकि इस पर आपको कमांड करना है और कमांड होने के बाद ये इंग्लिश का टेस्ट और मजा ही बदल जाएगा। इस जगह बीच में कॉमा है और कॉमा के बाद फिर अब हमारा स्टार्ट हुआ दूसरा सेंटेंस। आप देख रहे होंगे एनुअल डाटा। SSC ने मेरे विचार से इस क्वेश्चन में एक और गलती की। यदि ग्रामर की जानकारी लगाया जाए तो ग्रामर की जानकारी के अनुसार डाटा प्लुरल होता है और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम, किंतु प्लुरल होते भर में भी एग्जाम ने इस जगह सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया। इसका मतलब है कि जो लिखने वाला, क्वेश्चन सेट करने वाला जो एग्जामिनर है, लेखक है, उसने एनुअल डाटा को एक यूनिट बना लिया, एक यूनिट मान लिया और यूनिट के रूप में मानते हुए इसे सिंगुलर माना, और इसलिए ये वर्ड इसके साथ इज लगाया। दोबारा हम आप ये भी देख लें कि इस द के बारे में भी, ओवर द ईयर्स में हमने द के बारे में भी लेना है जानकारी तो आप ले सकते हैं, या ओवर द ईयर्स को एक ईडियम भी मान लें तब भी करेक्ट है। ईडियम के बारे में भी मैंने पिछले टॉपिक में, पिछले चर्चा में ये बताया था कि ईडियम में आर्टिकल किसी में गायब करेगा, किसी में आर्टिकल रखेगा, वो भी ध्यान में रख लें। या फिर ये मान लें कि नाउन यदि प्लुरल हो तो डिफिनिट आर्टिकल रखा जाए या डिफिनिट आर्टिकल हटा दिया जाए। इस जगह आप देख रहे होंगे कि डेटा के कारण द लगा, डेटा सिंगुलर भी मान लेंगे तो काउंटेबल हो जाएगा, और डेटा प्लुरल भी मान लेंगे तो उसके साथ द का प्रयोग चलेगा। और एनुअल कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएगा, जब गिनती में हटाएंगे तब, तो ये एडजेक्टिव बनेगा, ये नाउन बनेगा। तो मान लिया जाए कि इतना दूर तक का पार्ट करेक्ट है, उसे भी हम इस जगह ये हटा दें। खास करके 5 ऑक्सिलियरी वर्ब जिसमें इज ले लें, एम ले लें, आर ले लें, वाज और वर ले लें, इसके बाद आप एडजेक्टिव को आसानी से रख सकते हैं। किंतु हैज, हैव, हैड के बाद एडजेक्टिव रखना होगा तो आपको एडजेक्टिव के पहले और हैज, हैव, हैड के बाद बिन लगाना होगा। इसलिए ये इज यूजफुल ठीक है। बोलते हैं ना ही इज गुड, तो इज हेल्पिंग वर्ब और गुड एडजेक्टिव, इसलिए डाटा इज यूजफुल यानी इज प्लस एडजेक्टिव करेक्ट है। ये एडजेक्टिव अपने साथ इन लेता है, यूजफुल, दूसरा भी प्रीपोजिशन लेता है, यूजफुल फॉर यू भी लिखते हैं। इन रिव्यूइंग प्रीपोजिशन के बाद इस जगह वर्ब का चौथा फॉर्म है, ये भी ठीक है।
वर्ब के बाद नाउन रखने का तरीका आपने देखा कि वर्ब के बाद नाउन बिना कोई घुसपैठ का भी रख सकते हैं, लेकिन कैसा नाउन रखेंगे, अनकाउंटेबल या प्लुरल। आप देख रहे होंगे कि प्लुरल रखा हुआ है, तो कम से कम इतना दूर तक के पार्ट को तो सही हम आप मान लें, इस यूजफुल तक के पार्ट को सही मान लें। इज डाटा को एक यूनिट माना, इसलिए इज को भी सही मान ले, और जिसे मैं सही मान रहा हूं उसे आपके नजरों से ओझल कर रहा हूं, उसे आपसे हटा रहा हूं, छिपा रहा हूं। तो रिव्यूइंग को प्रीपोजिशन के बाद भी फोर तो करेक्ट होती है, ये सही कर दिया। वर्ब के बाद नाउन रखा, ये भी सही कर दिया। अब इस जगह आप देख रहे होंगे कि एक्सट्रीम यदि गिनती कर दिया जाए तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा और ये नाउन बन जाएगा, और एडजेक्टिव और नाउन का सीक्वेंस हमेशा करेक्ट होगा, तो इसे भी मैं डिलीट कर देता हूं। लेकिन अब ये दोबारा इस जगह ये सीख लें कि एक नाउन के बाद जब आपको एडजेक्टिव रखना होगा तो बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा, और इस जगह एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। अब हम आप या तो इस प्रीपोजिशन को छोड़ दें तो हमारे पास अब गलती की संभावना कौन कौन बचती है, तो या तो सोच को जाना है, या दूसरा कहा कि ओवर दी ईयर्स को भी अगर आप चाहें तो ओवर दी ईयर्स भी जा सकता है, लेकिन कहा कि ओवर दी ईयर्स बराबर इन वर्षों में एक इडियम है और ये करेक्ट है। जाना होगा तो इन जा सकता है, जाना होगा तो ऑफ जा सकता है। लेकिन अब बारी बारी से जब टेस्ट किया तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर प्लुरल होकर नाउन कैसा रखा, वर्ब कैसा रखा गया, नाउन रखा गया प्लुरल, और वर्ब कैसा रखा गया उस जगह सिंगुलर। तो इस जगह हमको आपको क्या करना है, चेंज कर देना है, सोच को सो में बदलना है। जैसे ये सवाल आप देख लें, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एसएससी ने क्वेश्चन भी दिया और आंसर भी दिया। पहले हम और आप तेजी से चलें। एक्सेप्टेंस नाउन, नाउन अनकाउंटेबल, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद आप नॉट लगा सकते हैं। नॉट के बाद आप प्रीपोजिशन रख सकते हैं, प्रीपोजिशन के बाद आप वर्ब का चौथा रख सकते हैं। वर्ब के बाद आप एवरीथिंग इस जगह मान लें, नाउन का काम किया। वर्ब के बाद नाउन बिना कोई घुसपैठ का भी रख सकते हैं। नाउन के बाद आपने देखा कि जैसे ही टू लगाएंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की संभावना ज़्यादा रहेगी, ये भी ठीक है। और के बाद इधर और के पहले 2+V1 है, और के बाद भी 2+V1 है, ये चलेगा। और गो ऑन एक फ्रेज है जिसका मतलब है जारी रहना, तो ये बोलेंगे कि इतना दूर तक करेक्ट है। अब सेंटेंस कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ। इट सिंगुलर, इज रखा हुआ है। नाइदर और इधर, नाइदर और इधर वर्ड एडजेक्टिव भी है, नाइदर और इधर वर्ड प्रोनाउन भी है। इस जगह ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद ये काम किया एडजेक्टिव का। इट इज नीदर रिलेटेड टू, ये देख रहे होंगे, यदि इसको आप हटा भी देंगे तो इसके बाद रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू, यह संबंधित है। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर करेक्ट लिखा हुआ है। रिलेटेड हमेशा टू लेता है, तो ये इस जगह आप ऐसे कर लें कि इस वर्ब को इसे गलत मान भी लें, तो इसके बाद टू, और टू के बाद इस जगह नाउन है। एंड के बाद भी आप देख रहे होंगे कि वीकनेस नाउन है, दो नाउन को एंड से जोड़ सकते हैं, ये भी ठीक है। नेदर के साथ नॉर लगाते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि नॉर के बाद इज को इन्वर्सन फॉर्म में रखा गया, जबकि होना क्या चाहिए, इट इज नाइदर रिलेटेड टू पॉजिटिव पैसिविटी एंड वीकनेस नॉर इट इज अबाउट, यानी नॉर के बाद इट और इट के बाद इज आना चाहिए। नॉर इज इट अबाउट कर देंगे तो ये गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये पार्ट इस जगह पर गलत है। बाकी इधर आप देख रहे होंगे कि ये कन्फर्मेशन वर्ड नाउन है, ये मेडियोक्रिटी वर्ड नाउन है, और गिनती में भी आप पढ़ेंगे तो गिनती के आधार पर भी एक वर्ड नाउन, और को हटा देंगे तो एक वर्ड नाउन। अक्सर आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ नाउन, जहाँ जहाँ एडजेक्टिव और नाउन है वो वर्ड करेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा भी ज्ञान आप लगा करके आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। और मैं अपनी वीडियोस में
ग्रामर के उन नियमों की चर्चा करूंगा जो नियम आपको पढ़ना चाहिए था और अब तक आपको क्लास में नहीं पढ़ाया गया, और रियल में ग्रामर का अप्रोच कैसा होना चाहिए, रियल में एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में यह लगता होगा कि किसी के पास ग्रामर पढ़ने के बाद आप सवाल नहीं बना पाते होंगे, आपसे सवाल नहीं बनता होगा, उनका नियम इस ग्रामर इस क्वेश्चन में लागू नहीं होता होगा, आपको निराशा हाथ लगती होगी। तो आप एक बार फिर अपनी आशा को ठीक कर ले और इसी आपके कमियों को देखते हुए आपको मजबूत करने के लिए या आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए मैं दोबारा ग्रामर के नियमों के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे इन नियमों को आप काटें या गलत ठहराने की कोशिश जब करें तो एक बार आप इसे ध्यान से सुन लें या ध्यान से रख लें या तैयारी कर लें। थैंक यू।